तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का, और ये हम लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का 2015, 2017 और 2018 में शायद आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए, मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यास्थ तंतु। जिस तरह से आप लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उस तरह से आप लोग को पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है। अब देखिए, प्रत्यास्थ तंतु किसके बने होते हैं ये आप लोग जान लीजिए, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब इलास्टिन प्रोटीन जो होता है वो ऐसा प्रोटीन होता है जो कि अन्य सभी प्रोटीनों से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। ये जल्दी खराब नहीं होता है बाकी सारे प्रोटीनों के मुकाबले। ठीक है, अब ये प्रोटीन किस तरह से मम्मियों के धमनियों में कार्य करता है ये मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मिस्र की मम्मियों में रुधिर वाहिनियों की दीवारों, फेफड़ों, केसुरुकाओं को जोड़ने वाली स्नायु आदि में अभी भी ये तंतु पाए जाते हैं। तो आप लोग को सीधा सा पता चल गया कि जब भी अगर ये कहीं पे इलास्टिन प्रोटीन नाम का तंतु पाया जाएगा तो वो तंतु जो होगा वो तो बाकी अन्य सारे जितने भी प्रोटीन है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। तो आप लोग सीधा सा बात यहीं से समझ लीजिए ना कि सीधा जो बोल रहा है क्वेश्चन कि पुरातन मम्मियों में धमनियों किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ तंतु के कारण, क्योंकि ये किससे बना होता है तो इलास्टिन प्रोटीन के कारण बना होता है। और इलास्टिन प्रोटीन जो ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बाकी अन्य सारे प्रोटीनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बस इतना बात आप लोग समझ लीजिए, राइट आंसर प्रत्यास्थ तंतु होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्या है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आप लोग का है, बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है। ऑप्शन भी है आप लोग के पास, एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन क्या है आप लोग का राइट आंसर, रेशेदार पादप होता है जो कि विनिर्माण उपयोग में उपयोगी होता है। ठीक है, तो किस तरह से उपयोगी होता है ये देखिए, कागज बनाने के लिए मुख्यतः पौधे के रेशों वाला भाग उपयोग किया जाता है। ये रेशे वाले भाग जाइलम के काष्ठ तंतु तथा फ्लोएम के बास्ट तंतुओं से प्राप्त होते हैं। अत्यंत दृढ़ होने के कारण इन तंतुओं का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। पादप रेशी तंतुओं का उपयोग कागज उद्योग के साथ साथ कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सीधा सा बात आप लोग का समझ में आ रहा है कि कागज विनिर्माण उद्योग में जो भी कार्य किया जाता है तो जाइलम और फ्लोएम ये दो हम लोग के ऐसे उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो पौधे में जल को विनिर्माण यानी कि जल को जड़ से लेके उसके जो रूट होता है वहाँ से लेके आप लोग का जो ऊपर का भाग होता है उन सारे जगहों पर पहुँचाने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है, जो कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान में पौधे में भेजता है। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन निर्माण में कार्य करता है वहाँ पे। तो ये आप लोग का दो बात आप लोगों को कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा बात यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे कि जब ये बात आप लोग का है कि कागज विनिर्माण उद्योग में यहाँ पे किस तरह से उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पे तीसरा बात हम लोग का यहाँ से एक बात यहाँ पे पहुँच गया कि पादप रेशो तंतुओं का उपयोग कागज उद्योग के साथ साथ कपड़ा उद्योग में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बस यहाँ पे तीन बात जानना है कि जाइलम और फ्लोएम दो तरह के यहाँ पे भाग होते हैं, जो कि जाइलम क्या होता है वो जड़ से ऊपर तक जितना भी उसका भाग होता है कोई भी पेड़ का उसमें पानी को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है नीचे से लेके ऊपर तक वो क्या करता है भोजन को पहुंचाता है। बस आप लोग दो बात जान लीजिए। और तीसरा बात यहाँ पे क्या हो गया कि पादप रेशी तंतुओं का उपयोग कागज उद्योग के साथ साथ कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों नहीं होता है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है, पेशीय थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण ये क्या होता है, पेशीय थकान नहीं होता है। तो इसको भी मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोग को क्या समझा सकता हूँ, जो भी मैं समझाऊंगा वो एक्सप्लेनेशन में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, रुधिर में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन वहन में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड वहन में, ऑप्शन सी रुधिर का थक्का बनने की शुरुआत करना, ऑप्शन डी यूरिया के निर्मिनीकरण यानी डिग्रेडेशन की शुरुआत करना,
तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि रुधिर का थक्का बनने में, रुधिर में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो रुधिर में थक्का बनने में। अब थ्रोम्बोसाइटस नाम का भी एक ऊतक होता है जो कि रुधिर को थक्का बनने में सहायक करता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी होता है, इस तरह का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो भी एक्सप्लेनेशन में है दिया हुआ, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इससे ही आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। और मैं आप लोग को पार्ट सेकंड में जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। पार्ट सेकंड में क्या हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड जो कि बायोलॉजी का पार्ट सेकंड वीडियो होगा, उसमें हम लोग बस इस बात को जानेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। फिर से हम लोग जानेंगे कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन से संश्लेषित होता है। स्वपोषी और परपोषी में हम लोग अंतर को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। और बस हम लोग पार्ट सेकंड में इतना ही कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग जितना भी हो सके यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, स्वपोषण, परपोषण और कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस तरह से वो रोग होता है, ठीक है, तो संश्लेषित किस तरह से किया जाता है, वो सारे को पढ़ के बैठे रहिएगा। और जब भी मैं क्वेश्चन को पूछूंगा तो आप लोग क्वेश्चन का फट से रिप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि पार्ट सेकंड वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट स्टूडेंट्स, बाय।